नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए गणित 7 एक्सरसाइज नंबर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम भूमिका को देख लेते हैं। गणित में हमें प्राय साधारण समीकरण दिखाई देते हैं, जैसे कि x+2 = 13। यहाँ x को 11 के लिए हल किया गया क्योंकि x का यह मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे कि इसने लिखा है दोस्तों, x+2 = 13। यहाँ x का मान हम 11 रखेंगे तभी यहाँ पर 13 पॉसिबल है। इसलिए कहा गया है कि x का मान 11 है। तो दूसरी तरफ समीकरण हमको दी गई है x+5 = 5। तो इसका x का मान है दोस्तों यहाँ पर 0 है, क्योंकि हम x का मान दूसरी समीकरण क्या दिया, x+5 = 5। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0, तभी हमारे पास पॉसिबल है कि यहाँ पर 5 आए। अब यहाँ पर दिया गया है कि यदि हम केवल प्राकृतिक संख्याओं तक सीमित रहे तो समीकरण 2 को हल नहीं किया जा सकता। समीकरण प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों कहा गया है इसमें, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 से, या आदि इस तरह आगे इनफाइनाइट तक या अनंत तक चलती रहेगी। आगे देखो क्या दिया हुआ है इसमें, 2 समीकरण है ये जो दी हुई है। इस जैसे को हल करने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल किया है। इस नए समूह को पूर्ण संख्याओं का नाम दिया गया है। देखो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 इस तरह की। ये आदि अनंत काल तक या इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। आगे क्या लिखा गया, जैसे समीकरणों को हल करने के लिए यहाँ पर लिखा है x+18 = 5। इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए पूर्ण संख्याएं प्राप्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमेशा ही 0 से स्टार्ट होगी और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी। तो क्या हम जानते हैं कि हमें संख्या -13 की आवश्यकता होगी? दोस्तों यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, x+18 = 5। यहाँ पर दिया गया है x+18 = 5। यहाँ पर हम अगर -13 रखेंगे दोस्तों तभी हमको 5 मिलेगा। तो इसलिए इसमें बोला गया है कि पूर्ण संख्या पर्याप्त नहीं है। इसके लिए हमें पूर्णांकों धनात्मक एवं ऋणात्मक के लिए प्रेरित किया गया। ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं के अनुरूप है। आप सोच सकते हैं कि सभी साधारण समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध पूर्णांकों की सूची पर्याप्त मात्रा में। निम्नलिखित समीकरणों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित समीकरण में दोस्तों यहाँ पर एक दिया हुआ है 2x = 3 और 5x + 7। इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। 2x = 3 यानी कि 3 कब मिलेगा, और 5x + 7 इन पर विचार करते हैं। इनका हल हम पूर्णांकों में ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि पूर्णांक वे दो नंबर होते हैं दोस्तों जो 0 के पूर्णांक नंबर कौन से होते हैं? पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती है दोस्तों तो 0 के इस साइड भी चले, यानी कि पॉजिटिव साइड में भी 1 2 3 ये भी चलती जाएगी, और इस साइड में -1 -2 इस तरह इस साइड में भी चलती जाएगी। अब आगे देखो, समीकरण 4 को हल करने के लिए हमें 3/2 और समीकरण 5 को हल करने के लिए -7/5 की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर हम x का मान 3/2 लेंगे तभी हमारे पास 3 आएगा। अगर यहाँ पर समीकरण 5 में हम x का मान -7/5 लेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो इसे हम परिमेय संख्याओं के समूह की तरफ अग्रसर होते हैं। परिमेय संख्या दोस्तों कौन सी होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है परिमेय संख्या वे होती है दोस्तों जिसे हम
p बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि बटे में अंश और हर में लिखते हैं, अंश और हर में वे संख्या होती है दोस्तों। ध्यान रहे p बटा क्यू हमेशा ही ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरे से नहीं कटे। अगर हम यहाँ पर लिख दें 2/4, ये एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये कटने के बाद 1/2 आ जाएगा। ये परिमेय संख्या है दोस्तों, क्योंकि 2 और 1 के पहाड़े में कभी नहीं आएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे के लिए ये देखो परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या परिमेय संख्या के गुणधर्म है। सबसे पहले देखेंगे संवृत्त के लिए दोस्तों। किसके लिए देखेंगे? संवृत्त के लिए। संवृत्त का क्या धर्म क्या कहता है? सबसे पहले हम संवृत्त के अंदर पूर्ण संख्याओं का लेंगे। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या के लिए इसमें दिया गया दोस्तों संक्रियाएं। संक्रिया क्या होती है? संक्रिया दोस्तों ये चीज होती है, संक्रिया प्लस माइनस गुणा और भाग, इनको हम क्या बोलते हैं? संक्रियाएं बोलते हैं दोस्तों। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योग। और माइनस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? व्यवकलन। और इसको गुणन बोलते हैं और इसको भाग बोलते हैं। ये चीज आपको दोस्तों पता ही होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं योग के केस में क्या होता है। योग के केस में इसने दिया है 0 + 5 = 5 एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? योग के केस में, योग के केस में मतलब है कि 0 + 5 दिया है तो हमारा आंसर भी पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए, क्योंकि हम पूर्ण संख्या के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर किसी भी संख्या को किसी संख्या से जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्या मिलती है तो हम कह देंगे कि यह संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। योग के अंतर्गत संवृत्त है, ये चीज हम बोल देंगे। इसी तरह दोस्तों व्याकलन के केस में है। व्याकलन का केस क्या बोलता है? व्याकलन का दोस्त क्या बोलता है व्याकलन में? इसमें एग्जाम्पल दिया दोस्तों 5 - 7। तो 5 - 7 का हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। जो ये -2 है दोस्तों, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्ण संख्या मैंने आपको पहले बताया है इसी वीडियो के अंदर कि 0 से स्टार्ट होती है। 0 स्टार्ट होती है तो आगे पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ेंगे, धनात्मक नंबर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है? यहाँ पर -2 आया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो इसलिए हम कह देंगे कि पूर्ण संख्याएं व्याकलन के अंदर यानी कि माइनस के अंदर संवृत्त नहीं है। अगर हमारे को यहाँ पर प्लस का मिलता है हर केस में तो हम बोल देंगे ये है, क्योंकि हर केस में पॉसिबल नहीं है कि हमें प्लस में मिले। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? संवृत्त नहीं है। ठीक है। अभी गुणन के केस में करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या के लिए चल रही है तो हमें सारा ध्यान पूर्ण संख्याओं को लेकर रखना। आंसर हमेशा ही पूर्ण संख्या आना चाहिए। अब यहाँ पर हम गुणन के केस में लेते हैं। गुणन के केस में हम कैसे लेंगे? इसमें एग्जाम्पल दिया है 0 × 3 = 0, एक पूर्ण संख्या है। 3 × 7 का क्या आंसर आएगा दोस्तों? क्या यह भी एक पूर्ण संख्या होगी? हाँ, यह भी एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि 3 × 7 एक पूर्ण संख्या है। तो गुणन के केस में हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है, क्योंकि कभी भी हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण संख्या गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। अब आगे करेंगे भाग के केस में। भाग दिया हुआ इसमें दोस्तों
5 भागा 8 यानी कि 5/8 यह एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि अब यहाँ पर समझ लेते हैं, इसने ये दिया है दोस्तों, क्योंकि ये कभी भी पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा, क्योंकि पॉइंटों में पूर्ण संख्याएं नहीं होती दोस्तों। पूर्ण संख्या क्या होती है, नहीं होती कभी भी। तो इसका आंसर आएगा 5/8। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंटों में आएंगे। हम यहाँ पर कह देंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, गुण भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या नहीं है, संवृत नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस केस में। पूर्ण संख्याओं के केस में क्या नहीं, संवृत। अब संवृत की बात चल रही है दोस्तों, अब हम कर लेते हैं पूर्णांक के केस में। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, हमें सबसे पहले नंबर पे ध्यान देना होगा। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो जीरो के इस साइड वाली भी संख्या होगी और इस साइड, यानी कि राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले दोनों को मिला दे तो हमारे पास क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है दोस्तों, पूर्ण संख्या। अब इसमें क्या लिखा गया है, संक्रियाएं, संख्याएं, टिप्पणी। संक्रिया में क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि प्लस माइनस गुणा भाग को हम क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। अब योग के केस में हम देखेंगे, योग के केस में इसने दिया है -6 + 5 = -1। क्या दिया हुआ है, अब किसकी पूर्णांक नंबर की बात चल रही है दोस्तों। सबसे पहले हम योग के केस में देखेंगे पूर्णांक संख्याएं संवृत है या नहीं है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल दिया -6 + 5, -6 + 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों, -1। क्या यह एक पूर्णांक नंबर है, हाँ दोस्तों पूर्णांक नंबर है। तो पूर्णांक नंबर है तो हम यहाँ पर बोल देंगे पूर्णांक संख्याएं योग के केस के अंतर्गत संवृत है। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये लिख देंगे पूर्णांक संख्याएं योग के केस में संवृत है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है दोस्तों व्याकलन के केस में पूर्णांक संख्याएं। व्याकलन के केस में पूर्णांक संख्याएं, तो व्याकलन के केस में हमारे पास पूर्णांक संख्या दी हुई है दोस्तों 7 - 5 = 2। तो व्याकलन के केस में क्या दिया हुआ है, यानी कि माइनस के केस में, माइनस के केस में हमारे पास दिया हुआ है 7 - 5 = 2। ये 2 क्या है दोस्तों, पूर्णांक संख्या है क्या, हाँ यह एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, संवृत है। तो इसी तरह हम दोस्तों और भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे कि इसने दिया हुआ है -6 और -8 का क्या आएगा हमारे पास आंसर, -14। तो -14 क्या पूर्णांक संख्या है, हाँ है। तो हम व्याकलन के केस में बोल देंगे कि यह है पूर्णांक व्याकलन के अंतर्गत संवृत है। आगे केस में देखें, गुणा के केस में दोस्तों क्या आता है, गुणा। गुणा के केस में क्या आता है दोस्तों, इसमें लिखा है 5 × 8, 5 × 8। तो 5 × 8 क्या होता है दोस्तों, 40 होता है। 40 क्या पूर्णांक संख्या है, हाँ है। तो है तो हम क्या बोल देंगे, पूर्णांक संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी संवृत है। पूर्णांक संख्या क्या है, संवृत है। आशा करता हूं दोस्तों आप संवृत का मतलब समझ गए होंगे। इंग्लिश में इसको क्लोज बोलते हैं। इसका हम माइनस में भी लेके चल सकते हैं, -8 × 7, तो इसका क्या आएगा, -56 आएगा दोस्तों। 56 भी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या, सॉरी 56 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब भागा केस में देखेंगे दोस्तों, भागा केस में वही पहले वाला एग्जाम्पल है, या कोई और आप भी ले सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ 3/7, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, 3/7 आएगा दोस्तों। तो ये 3/7 है, क्या है एक पूर्णांक नंबर है, नहीं है दोस्तों, ये क्या है, पूर्णांक नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे,
भाग के केस में पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत क्या नहीं है, संवृत नहीं है, संवृत नहीं है। ये चीज हम दोस्तों यहाँ पर बोल देंगे। हमने क्या करा दोस्तों, पूर्ण संख्याएं देख ली, पूर्णांक संख्याएं देख ली। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने पहले बता दिया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या कौन सी होती है दोस्तों, वे संख्या जो हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सके, जैसे 3/7, 5/3 या 1/7 ले लो, कोई भी नंबर ले लो दोस्तों। ये आपस में कटने नहीं चाहिए इस तरह। अगर नहीं कटेंगे तो हम उसको बोल देंगे ये परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम आगे देखते इसका क्या आएगा। आगे देखो दोस्तों, इसने लिखा है, कंडीशन दी है, क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होता है दोस्तों। दो परिमेय संख्या का हम यहाँ पर ले लेते दोस्तों 5/2 माइनस 3/4 ले लेते दोस्तों। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 4 एलसीएम आ गया दोस्तों। तो 4 एलसीएम ले लिया तो हमने, अब हम क्या करेंगे, इधर आ जाएगा 10, क्योंकि इसको इससे भाग देंगे एलसीएम से तो 2 आएगा, 2 की इसके ऊपर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस में नीचे 4 है तो इस 4 को इस एलसीएम वाले 4 से भाग देंगे, 1 आएगा, इसकी गुणा ऊपर करेंगे 3। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 और नीचे क्या 4। तो ये क्या, ये भी एक पूर्णांक संख्या, वो परिमेय संख्या दोस्तों। तो हम, इसने ये क्या दिया है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या होगा। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा दोस्तों। ये चीज़ नोट करने वाली होती है दोस्तों। अब सीख पॉइंट देखेंगे, इसका क्या लिखा है। अब हम दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल पर चर्चा करते हैं। क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है दोस्तों। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों 5/3 गुणा में 7/1। सॉरी, ये 1 नहीं आएगा, इसको 9 कर लेते हैं। तो 9 कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसकी गुणा करके देखते हैं, क्या दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी परिमेय संख्या आएगा। 5 7 35 दोस्तों, यहाँ पर आ गया 35 और 9 3 27। तो दोस्तों ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन भी हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्या ही होता है। अब हम पॉइंट डी को नोट करते हैं। इसने क्या लिखा है दोस्तों, पॉइंट डी में क्या बताया गया कि दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर आंसर क्या परिमेय संख्या ही आएगा। हम दोस्तों चेक कर लेते हैं भाग के अंतर्गत। हम यहाँ पर लिखते हैं माइनस, मान लो परिमेय संख्या लेनी दोस्तों, -5/3 प्लस 2/5। इसकी हम भाग करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, -25/6। क्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं हाँ, में दो परिमेय संख्याओं का परिमेय संख्या के साथ भाग करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या ही आएगा दोस्तों। भाग के केस में भी क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा दोस्तों। यह चीज़ें दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, समृद्ध के नियम भी समझ गए होंगे, परिमेय संख्या समझ ली। और अब हम आगे क्या करेंगे, क्रम विनिमयता का नियम दोस्तों। क्रम विनिमयता का नियम क्या बोलता है, देखेंगे। निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरते हुए
विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं का बिल्कुल सेम है दोस्तों। फर्क इतना है, हमको संवृत्त का मतलब समझना चाहिए और कर्म विनियमितता का मतलब समझना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें कर्म विनियमितता का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेगुलर नंबर होता है। कोई भी हम मान लो 5 + 7 करके करते हैं कर्म विनियमितता के अंदर, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या है, 7 और 5 12 आया। अब नियम क्या कहता है, नियम कहता है इन अंकों को पलटने के बाद भी, यानी कि 7 + 5 करने के बाद भी हमारा आंसर 12 आए, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके अंदर कर्म विनियमितता का गुण है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो वही चीज़ दी गई है योग के केस में, व्याकलन के केस में, गुणन के केस में, भाग के केस में। लेकिन हमें ध्यान यह देना है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत पूछ रखा है इसने, तो पूर्ण संख्या का ही एग्जाम्पल लेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं योग का लेते दोस्तों, और हम क्या लेंगे, पूर्ण संख्याओं का लेंगे। योग के अंदर किसका लेंगे, पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का योग के केस में लेंगे तो हम सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था 8 + 4 लेते हैं, तो हमारा आंसर आया दोस्तों 12। अब इसमें कर्म विनियमितता का नियम लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 8, क्योंकि इनका स्थान है, कर्म है, वो तो हमने बदल दिया। तो बदलने के बाद भी हमारे पास आंसर क्या है, 12। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि पूर्ण संख्याएं कर्म विनियमितता का नियम फॉलो करती है या कर्म विनियमितता के अंदर अंतर्गत आती है। पूर्ण संख्या कर्म विनियमितता है, पूर्ण संख्याओं के अंदर कर्म विनियमितता का गुण पाया जाता है दोस्तों। वो किस केस में पाया जाता है, योग के अंतर्गत। अब हम लेते हैं व्याकलन का, यानी कि माइनस का, यानी कि यहाँ पर लिख देता हूँ आसान भाषा के लिए घटा। घटा के अंतर्गत हम पूर्ण संख्याओं का देखेंगे तो घटा के अंतर्गत क्या आता है, हम सबसे पहले लेते हैं 7 - 3, तो हमारे पास दोस्तों आंसर क्या है, 4। अब हम इसके अंदर कर्म विनियमितता का वो लगाएंगे नियम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 7। क्या दोस्तों यहाँ पर भी आए ना, आंसर हमारा सेम आया है, नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो किसी भी केस में समान आंसर नहीं आएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि इसके अंदर माइनस के अंदर पूर्ण संख्याओं का कर्म विनियमितता का क्या होता है दोस्तों, गुण नहीं पाया जाता। अब हम गुणन के केस में देखते दोस्तों। गुणन के केस में क्या होता है, सेम दोस्तों, सिर्फ स्थान बदलना इनका, संख्याओं का कोई भी नंबर ले लो। अब हम यहाँ पर 7 × 4 लेते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आंसर क्या है दोस्तों, 28 आया। अब हम इसके अंदर कर्म विनियमितता का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 7, तो यहाँ पर भी क्या आंसर आया, 28। तो कर्म विनियमितता का एक तो योग के अंदर दोस्तों सही नियम लग रहा है और एक गुणन के अंदर, क्योंकि दोनों में आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कर्म विनियमितता का नियम लगता है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। भाग के केस में देखेंगे दोस्तों, क्या भाग के केस में भी लगता है क्या भाग के केस में ये देखते हैं तो पता चलेगा हमको। अब आगे यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो दोस्तों आप, लेकिन होना चाहिए वो पूर्ण नंबर। 7, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम 14 लेते दोस्तों, 14 भाग में 7, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2। अब इसके अंदर क्रम नियमितता का गुण लगाएंगे तो 7 भाग में 14 आ जाएगा दोस्तों। क्या यहाँ पर भी आंसर 2 आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। तो यहाँ पर नहीं आएगा तो हम क्या बोल देंगे, क्रम विनियमितता का गुण यहाँ पर भी नहीं है। तो आपने पूर्ण संख्याओं का देख लिया दोस्तों, हमने इसके सारी संक्रियाएं देख ली है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी। अब हम क्या देखेंगे, पूर्णांक का। पूर्णांक का भी दोस्तों बिल्कुल एज इट इज है, डिक्टो है। सिर्फ हमको करना क्या है, योग के अंदर देखना है, लेकिन नंबर हमको पूर्णांक लेनी है, ये चीज देखनी दोस्तों। पूर्णांक नंबर लेंगे योग के अंतर्गत,
ये देखो दोस्तों पूर्णांक नंबर लेंगे योग के केस में। योग के केस में लेंगे तो हमको बताना है कि क्रम विनिमयता का योग इसमें है या नहीं। तो हम देखेंगे 4 प्लस पूर्णांक नंबर लेना दोस्तों 0, तो हमारे पास क्या है 4। इसमें नियम लगाएंगे तो 0 प्लस 4 तो क्या आएगा हमारे पास 4। अगर दोनों में आंसर सेम आ रहा है दोस्तों तो हम बोल देंगे इसके अंदर क्रम विनिमयता का गुण है। अब घटा के केस में देखते हैं दोस्तों। घटा में क्या लेंगे, पूर्णांक नंबर लेना दोस्तों। हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 माइनस 3, 2 आया दोस्तों हमारे पास। तो इसके अंदर नियम लगाने के बाद हम देखेंगे दोस्तों कि क्रम विनिमयता के अंदर हमको स्थान चेंज करने होते हैं। तो 3 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा -2। -2 है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं दोस्तों, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है आंसर, तो हम क्या बोल देंगे क्रम विनिमयता का गुण पूर्णांक संख्या में घटा के अंदर नहीं है। क्या नहीं है? घटा के अंदर नहीं है या व्यवकलन के अंदर नहीं है। ये गुणा के केस में देखेंगे दोस्तों। गुणा के केस में भी सेम मिलेगा हमको आंसर। 5 गुणा में 3 क्या है हमारे पास 15। फिर इसके अंदर नियम लगाएंगे 3 गुणा में 5 तो 15। तो गुणा के केस में दोस्तों आंसर हर बार सेम आएगा। इसमें क्रम विनिमयता का नियम लगाने के बाद तो हम क्या बोल देंगे इसके अंदर क्रम विनिमयता का गुण है पूर्णांक नंबर में गुणा के अंदर। फिर लेते हैं हम भाग के केस में दोस्तों। भाग के केस में क्या आता है, हम लिख लेंगे 7 दोस्तों 10 लिख लेते, 10 भाग में 5 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। अब हम लिखते हैं 5 भाग में 10 तो क्या हमारे पास यहाँ पर भी आंसर 2 आएगा? नहीं दोस्तों, कभी नहीं आएगा 2, क्योंकि आंसर हमारे पास पॉइंटर में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर में आएगा 0.5। तो ये दोनों आंसर सेम है दोस्तों? नहीं। तो नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रम विनिमयता का गुण नहीं है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्या के बारे में, कि परिमेय संख्याओं का, चलो दोस्तों ये एक कर लेते हैं परिमेय संख्याओं का। आगे अगला नियम आ जाएगा सहचार्य का नियम, वो अगली वीडियो में करेंगे। देखो दोस्तों परिमेय संख्या है, ये पूरा टॉपिक परिमेय संख्याओं के बारे में है दोस्तों। तो परिमेय संख्याओं का ज्ञान हमें अच्छी तरह से होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें परिमेय संख्या का हमें दे रखा है योग के केस में बताना दोस्तों क्रम विनिमयता का गुण योग के अंतर्गत लगता है या नहीं। तो योग के अंतर्गत लगता है नहीं। सबसे पहले हम परिमेय संख्या देखेंगे कौन सी होती है। परिमेय संख्या दोस्तों मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, जो p बटा क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, वो परिमेय संख्या होती है। अब इसको हम देखेंगे योग के केस में क्या आंसर हमारा हर बार सेम आएगा। एग्जाम्पल दोस्तों हम अब की बार अपनी मर्जी से लेंगे। योग के केस में, योग के केस में क्या लिख देते हैं दोस्तों 5/2 प्लस में 2/3 ले लेते हैं। तो क्रम विनिमयता का नियम लगाना दोस्तों इसके अंदर भी परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है हमारे पास 6 एलसीएम आया। तो अब इसकी गुणा इसके पास करेंगे, क्योंकि जो 2 आया है 2 को हम इस एलसीएम से भाग देंगे 3 ही आएगा दोस्तों। 3 की गुणा इसके साथ करेंगे, 3 पंजे 15 प्लस में फिर ये हमारे पास 3 है, 3 की गुणा इसके साथ करेंगे 2 आएगा। तो 2 आने के बाद जो 2 आएगा वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4। तो हमारे पास आंसर आया दोस्तों 19/6। अब इसके अंदर नियम लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लिखेंगे और इसको पीछे लिखेंगे। देखते लिखकर 2/3 जमा 5/2। तो एलसीएम हमारे पास इसका भी क्या है दोस्तों 6 आया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस में 15 दोस्तों।
तो यहाँ पर भी क्या आंसर आया हमारा 19/6। तो हम यहाँ पर बोल देंगे परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के अंदर योग के केस में गुण रखती है। क्रम विनिमयता का योग के केस में दोस्तों। आगे हम क्या लेंगे, घटा के यानी कि व्याकलन के केस में, व्यवकलन यानी कि घटा के केस में। घटा के केस में हम यही एग्जांपल ले लेते दोस्तों, 5/2 माइनस 2/3 करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही बात है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे भाग करेंगे, जो हमारे पास भागफल आएगा उसकी गुणा हम इस 5 के साथ कराएंगे। जिसके नीचे की लेंगे उसी की गुणा उसके ऊपर वाले से करवाएंगे। तो यहाँ पर क्या आया 3, 3 पंजे 15 माइनस, फिर यही के रूल इस पे लगेगा, 3 को इससे भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों 11/6। तो अब हम व्याकलन के केस में क्रम विनिमयता का नियम इसमें माइनस में लगाएंगे। तो क्या करेंगे, संख्या को आगे पीछे करेंगे, 2/3 माइनस 5/2 करेंगे दोस्तों। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। ये आया 4 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 15। 4 माइनस 15 करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आया -11/6। दोस्तों आंसर तो सेम आ गया, लेकिन एक आया पॉजिटिव एक आया नेगेटिव। तो इसके अंदर क्या परिमेय संख्या का व्याकलन के अंदर क्या नहीं है, क्रम विनिमयता का गुण नहीं है। व्याकलन के केस में क्या दोस्तों, क्रम विनिमयता का गुण नहीं है, और इसके अंतर्गत क्या क्रम विनिमयता का गुण है दोस्तों। अब हम करते हैं गुणा का दोस्तों। गुणा के अंतर्गत क्या आता है, क्रम परिमेय संख्या का गुणा करके देखते हैं दोस्तों। गुणा हम लेते हैं वही 5/2 गुणा में 3/7 ले लेते हैं दोस्तों। अब इसकी गुणा करेंगे हम इसके साथ दोस्तों, 5 × 15 और इसकी करते हैं इसके साथ 7 दूनी 14। तो हमारे पास आंसर आया दोस्तों 15/14। अब इसके अंदर हम क्रम विनिमयता का गुण लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये संख्या को पहले लिखेंगे और अगली संख्या को बाद में। तो इनकी गुणा करके देखेंगे, 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास क्या हुआ दोस्तों, आंसर सेम आ गया। ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है। तो गुणा के अंदर क्या है, क्रम विनिमयता का गुण है। क्या क्रम विनिमयता का गुण है। अब भाग के अंदर देखेंगे दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आप भी अपनी तरफ से कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हर बार क्रम विनिमयता का गुण आएगा परिमेय संख्या के अंतर्गत, गुणा के अंतर्गत और प्लस के अंतर्गत ये आएगा दोस्तों। अपना एग्जाम्पल कुछ भी ले लेना। अब भाग के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, भाग के अंतर्गत क्या आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत इसमें देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लिया गया है -5/4 भाग में 3/7 -5/4 भाग में 3/7। और इसके सोल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा दोस्तों, पॉइंटों में आंसर आएगा। और इसके अंतर्गत क्रम विनिमयता का गुण लगाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे दोस्तों। इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे हम तो 5/4 निशान चेंज कर देंगे दोस्तों, इसको पलट कर 7/3। तो हमारे 5 7 35 4 3 12। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, माइनस का 35/12। अब इसी को आगे पीछे लिखेंगे दोस्तों, 3/7 भाग में माइनस के 5/4 परिमेय संख्या दोस्तों। तो इसका हम सोल्व करेंगे तो इसी तरह करेंगे, 3/7 गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे, 4/5 हो जाएगा 4/5। तो 4 3 12 दोस्तों ऊपर आ गया और 7 पंजे 35 नीचे आ गया। तो दोस्तों देखो, पहले में -35/12 आया, दूसरे में -12/35 आया आंसर। तो दोनों के आंसर सेम नहीं है दोस्तों, मैच नहीं करते। तो हम बोल देंगे कि परिमेय संख्या के अंतर्गत भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता का गुण नहीं है।
क्या नहीं है? कर्म विनियमता का गुण नहीं है दोस्तों। इससे आगे हम दोस्तों अगली वीडियो में करेंगे सहचार्यता का नियम। पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी करेंगे, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत भी करेंगे, और हम परिमेय संख्या के अंतर्गत भी सहचार्यता का नियम करेंगे। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल चालू हो जाएंगे दोस्तों। एग्जाम्पल चालू होने के बाद एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम और एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।